नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, आज की ताज़ा खबरों में हम लेके आए हैं आपके लिए 5 सबसे बड़ी अपडेट। पाँचों न्यूज़ जो है बहुत ज़रूरी है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की अपडेट में हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे हाई कोर्ट के एक ऐसे केस के बारे में जो फिर से एक मिसाल बना है कि अगर आपको हाई कोर्ट से न्याय चाहिए तो आपका निष्पक्ष और साफ होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ये मामला है वाराणसी के एक जूनियर हाई स्कूल में 1980 से कार्यरत चपरासी और लिपिक की अवैध नियुक्ति के मामले में, जहां पर उन्होंने सीधे कहा कि यदि आपको राहत चाहिए था तो आपको क्लीन हैंड आना चाहिए था। मामला क्या है कि यहाँ पर नियमों की अनदेखी की गई। पहली बात कि उन्होंने कहा कि विज्ञापन जारी किए बिना, चयन समिति और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना कोई भी नियुक्ति सही नहीं मानी जाएगी। चयन प्रक्रिया अगर सही नहीं है तो नियुक्ति भी सही नहीं है। ये मामला कुछ ऐसा लग रहा है जैसे शिक्षा मित्रों का केस था, सुप्रीम कोर्ट का केस था। तो ये बात सीधे हो गई है कि जहाँ चयन प्रक्रिया नहीं सही होती है, वहाँ पर नियुक्ति का अधिकार नहीं होता है, ना ही वेतन पाने का अधिकार होता है। और जज साहिबा भी वही हैं, मंजू रानी चौहान जी, जिन्होंने पहले अभी कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट में ये ऑर्डर दिया था कि टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए सरकार को सोचे। ये वही जज साहिबा हैं। और यहाँ भी देखिए उन्होंने क्या कहा है कि यदि आपको न्याय की गुहार थी तो आपको क्लीन हैंड आना चाहिए। आपने तथ्यों के साथ छेड़खानी की है। आपकी पहले नियुक्ति वर्ष 1977 दिखाई गई थी, बाद में उसे 1980 कर दिया गया, जहाँ आपको पता चलता है कि रिकॉर्ड आपके विश्वास पात्र नहीं है, प्रामाणिकता के आधार पर वो कमज़ोर हैं। तो इसलिए उन्होंने इस बात से बिल्कुल मना कर दिया। नाबालिग की नियुक्ति नहीं मानी जाएगी क्योंकि 1977 में वो 18 साल से कम हो रहे थे। 226 अनुच्छेद के अनुसार अब तथ्य छुपाने पर आपको कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिलेगी। वैसे शायद मिल भी जाती लेकिन नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर उन्होंने इसको स्पष्ट कर दिया और जो याचिकाकर्ता थे उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया। कोई राहत नहीं हो। चलिए अब दूसरी खबर पे आते हैं। ये है पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। पंचायत चुनाव पर एक बड़ा अपडेट आ गया है कि चुनाव टलने पर अब ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल क्या बढ़ेगा? यहाँ पर बात आ रही है कि मंत्री जी का आश्वासन दिया है एक जो पंचायत राज मंत्री हैं ओपी राजभर जी। उन्होंने राज्य स्तरीय कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने का स्पष्ट आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशासक का जो प्रस्ताव है, यानी कि चुनाव ना होने की स्थिति में अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, एमपी की तर्ज पर मौजूदा पदाधिकारियों को ही प्रशासक बनाने का प्रस्ताव सीएम साहब को भेज दिया है। ये भी है कि उन्होंने प्रस्ताव भी भेज दिया है, देखते हैं कि आगे इस पर क्या होता है। और हाई कोर्ट में मामला ये लंबित है। जैसे ही हाई कोर्ट इसको फाइनल कर देगा तो सरकार चुनाव कराने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि चुनाव नहीं करा सकते हैं। लेकिन इस सम्मेलन में ये भी विकास निधि में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। जी हाँ, ये उपहार मिला है एक तरह से कि ब्लॉक प्रमुखों का फंड अब 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। बड़ा ऐलान है ये। प्रशासनिक सुविधाएं भी दी जाएंगी एडीओ साहब को, और जहाँ तक भी मांगों पर जो विचार थे ब्लॉक प्रमुख संघ द्वारा, उन पर भी विचार किया जाएगा। कुल मिला के इस बैठक में मंत्री जी ने सबको आश्वासित किया है और सबको एक खुशखबरी। अब बात करें एक और तीसरी खबर को लेके, वो है मिशन ऑपरेशन कायाकल्प को लेके, जहां डीएम सर अब सभी सरकारी विद्यालयों की जांच करेंगे, जिसमें सख्त निर्देश दिए हैं अपर मुख्य सचिव जी ने, जिन्होंने कहा है कि सभी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की विशेष जांच होनी है। मिशन कायाकल्प आप जानते हैं पहले चलाया गया था, लेकिन अब इस मिशन कायाकल्प को भी चेक किया जाएगा बारीकी से कि कहीं कोई और असुविधा तो नहीं रह गई है, यानी सुविधाओं का अभाव स्वीकार माना जाएगा। शासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी विद्यालय में आवश्यक सुविधाओं की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नामांकन में वृद्धि करना भी अब जिम्मेदारी हो जाएगी डीएम सर की। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि शैक्षणिक वातावरण भी देना है और सरकारी स्कूलों का जो ढांचा है उसको भी सुदृढ़ करना है। तो इस अपडेट है जिसमें बताया गया है कि गुजारा भत्ता पर हाई कोर्ट ने एक बड़ी अपडेट दे दी है। पत्नी कमाने में सक्षम थी लेकिन वो जो है पति से गुजारा भत्ता मांग रही थी, और वो कमा भी रही थी लेकिन उन्होंने काम छोड़ दिया और कहा कि नहीं, मैं तो इनसे गुजारा भत्ता लूंगी। तो ये गलत बताया, अपील खारिज कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के फैसले में ये बरकरार रखते हुए पत्नी द्वारा भरण पोषण की मांग वाली अपील को सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि अदालत की टिप्पणी ये है कि जब कमाने में सक्षम होने के बावजूद जानबूझकर काम छोड़ देना और गुजारा भत्ता मांगना कहीं भी न्याय संगत नहीं है, वैध नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं स्वीकार करेंगे। और ये फैसला एक बड़ा नज़ीर बनेगा उन महिलाओं के लिए जो कमाने में सक्षम होने के बावजूद भी पति से गुजारा भत्ता मांगती हैं, तलाक होने के बाद या
अलग होने के बाद जो भी है, इस मामले को हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे मामले में यहाँ से कोई राहत चल रहा है। भीषण गर्मी में ये काम शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ सुरक्षा सतर्कता का मतलब गर्मी से नहीं है। यहाँ एक और मामला सामने आया है। मामला ये है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जनगणना एक ऐसे संवेदनशील इलाके में होती है जहाँ पर कुछ धार्मिक लोग भी धार्मिक के मामले में कट्टर लोग रहते हैं। तो ऐसे सेंसिटिव लोगों की पहचान, ऐसे सेंसिटिव इलाके की पहचान की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने राज्यों को धमकी, डर या हस्तक्षेप पैदा करने वाले तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। यदि ऐसा कोई सेंसिटिव एरिया है तो वहां पर जनगणना करने वाले कर्मचारी की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संवेदनशील इलाकों की सूची है, जैसे ऐसे गांव और आबादी की मैपिंग होगी जहां सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक तनाव के कारण सही आंकड़े जुटाने में परेशानी होगी। कहीं-कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजनीतिक द्वेष की वजह से भी या धार्मिक द्वेष की वजह से भी सही आंकड़े नहीं देते हैं। तो वहाँ जनगणना परिगण को भी और सरकार को, दोनों को बड़ी सतर्कता से चलते हुए इस कार्य को संपर्क कराना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला होगा जहाँ पर कर्मचारी की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो प्रशासनिक सहयोग क्या रहेगा? स्थानीय ग्राम अधिकारियों, पुलिस और विकास अधिकारियों की मदद से जनगणना कर्मचारी को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि भाई काम तो कर्मचारी को ही करना है और सुरक्षा किस तरीके से दी जाएगी, ये वहीं पर आपसी बातचीत से हल निकलेगा। इसमें देखिए, देश की पहली डिजिटल जनगणना जो है ये की जा रही है, क्योंकि 2027 तक 2 चरणों में ये पूरी होनी है। पहले मकानी सूचीकरण होगा, बाद में जनगणना होगी। लेकिन 2 चरणों में ये प्रक्रिया है, जिसमें हाउस लिस्टिंग आपकी अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेगी। लेकिन यहाँ यूपी में ये डेट 22 मई से 20 जून तक की है। तो ये यूपी में भीषण गर्मी में ये काम होना है, लेकिन फिर भी सभी लोग इसको करने के लिए तैयार हैं और स्वगणना की जो सुविधा है वो भी दी जा रही है। उसमें 7 मई से लेके 21 मई तक की डेट है, जो आदमी खुद भी जनगणना चलाएँ कर सकते हैं। बाकी एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 1855, इस पर आप कॉल करके जनगणना से संबंधित समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। तो ये थी आज की वैसे मुख्य अपडेट। बाकी एक छोटी सी अपडेट ये है कि जो दूर-दराज के इलाके हैं वहाँ पे भी जनगणना होगी, कोई वर्ग छूटेगा नहीं, कर्मचारियों की सुरक्षा रखी जाएगी, विशेष अभियान चलेगा। तो आज की अपडेट में बस इतना ही था और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।